नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आटा तो महंगा था ही, डाटा भी महंगा हो गया है। लेकिन डाटा महंगा है ये एक सहज बढ़ोतरी नहीं है दाम की। इस दाम की बढ़ोतरी के पीछे एक स्टोरी दिखाई दे रही है, एक कहानी दिखाई दे रही है। ये कहानी कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लग रही है, कुछ चुनावी चंदे जैसी लग रही है। और ये क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, इसको ही आज हम समझेंगे तथ्यों के प्रकाश में। आज बहुत सारी जानकारियाँ हम साझा करेंगे कि किस तरह से इस बढ़ोतरी के बगैर भी इस देश में आसानी से ये कंपनियां मोटा वाला मुनाफा बटोर रही थीं, फिर किस लिए हमारे और आपके सबके सर पे ये बम फोड़ा गया। जिनको ज़्यादा पता नहीं है वो जान लें कि 4 तारीख से जियो का जो रिचार्ज था उसमें 25% तक दाम बढ़ जाएगा और कई जगह पर रिपोर्ट किया गया है कि 27% तक मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ाए गए हैं। तक का मतलब होता है अप टू। तो आपको लगेगा कि भाई नीचे वाले थोड़ी उतने बढ़ेंगे, तो नीचे वाला स्लैब भी 15% से शुरू हो रहा है, यानी कम से कम 15% तो दाम हर जगह मोबाइल रिचार्ज के बढ़ गए हैं। यानी इस देश में जो व्यक्ति महीने का 1000 रुपया मोबाइल पे खर्च कर रहा था उसको अब 1250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। अगर किसी दूसरी चीज़ के 12.5% और 15 से 25% अगर दाम बढ़ जाएं तो गज़ब हो जाता है। लेकिन ये बढ़ोतरी क्यों है? क्या ये कंपनियां किसी क्राइसिस में थी, किसी संकट में थी, इनको कहीं पैसे की दिक्कत है? इसको हम समझते हैं। जो खबर है उसके हिसाब से अब भारत में 47,500 करोड़ रुपए, यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू, ये 50,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हम सबसे वसूलने वाले हैं। 50,000 करोड़ रुपया वो रुपया है जितने में 10 इवेंट कराए जा सकते हैं। G20 जैसे जो भारत में G20 हुआ था, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर मोटा मोटा हिसाब लगाना चाहें तो 100 करोड़ रुपए की करेंसी में एक ट्रक भर जाता है। 1000 करोड़ की करेंसी में 10 ट्रक भर जाते हैं और 50,000 करोड़ की करेंसी में 10 गुना 50 यानी 500 ट्रक भर जाएंगे। इतना पैसा अगर एक तरफ से नोटों से भरे हुए ट्रकों की यात्रा शुरू हो तो दूसरा वाला ट्रक जब तक निकलेगा तब तक पूरी सड़क पार हो चुकी होगी पहले वाले ट्रक की। ये है वो नोट, वो रकम जो हमसे एक्स्ट्रा वसूली जाने वाली है इस बढ़ोतरी से। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी ज़रूरी थी, इसको अब हम समझते हैं। निश्चित तौर पे जब आपको ये पता चलता है कि बढ़ोतरी हो रही है तो आपको लगता है भाई कंपनियों के पैसे बढ़ाना मजबूरी रही होगी। कंपनी भी इसी तरह के कुछ बहाने बनाती हैं, लेकिन इस बार कोई बहाना सामने नहीं आया। लेकिन इस पे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से ये सारी जो टेलीकॉम कंपनियां, लोग कहते हैं कैपिटलिज्म आता है, पूंजीवाद आता है तो आपस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है तो आपको बेहतर सेवाएं मिलती हैं, आपको बेहतर तरीके से जो है वो सस्ती सेवाएं मिलती हैं। लोग एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मुझे कभी कभी लगता है मूर्ख बनाने का तर्क है। क्योंकि इस बार भी जब बढ़ोतरी हुई है तो सारी टेलीकॉम कंपनियों ने सिंडिकेटिंग की है। एक ने बढ़ाया, दूसरे ने उतना बढ़ाया, तीसरे ने उतना बढ़ाया। अगर बढ़ाना ही था, एक बढ़ा लेता, दूसरा कहता ठीक है भाई तुम बढ़ाओ, ग्राहक मेरे पास आएंगे। यही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही जियो ने बढ़ाया, भारती एयरटेल ने बढ़ा दिया, वोडाफोन ने बढ़ा दिया, सब ने बढ़ा दिया। सब ने टैरिफ करीब करीब उतने ही बढ़ाए हैं। अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों की क्या सचमुच गुर्बत वाली हालत है। भारती एयरटेल ने अपने फाइनेंशियल ईयर 24 का जो आखिरी क्वार्टर था, चौथा क्वार्टर, यानी जो आखिरी तिमाही है, 3 महीने में मुनाफा ये लोग कैलकुलेट करते हैं, आखिरी तिमाही में 2071 करोड़ रुपए कमाए। यानी इसका सीधे सीधे अगर आप 4 गुना कर लो तो 8000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। और ये 2000 करोड़ रुपया तब है जब 31% ड्रॉप हुआ था चौथे क्वार्टर में 3 के मुकाबले। अगर एक्चुअल निकाले तो और ज़्यादा निकलेगा, लेकिन मोटा मोटा 8000 करोड़ रुपए की ये लोग कमाई कर रहे थे। कौन? भारती एयरटेल वाले। ये प्रॉफिट है, इनके नेट प्रॉफिट है। अब आ जाइए जियो पे।
जियो के प्रॉफिट 13.2% बढ़े थे और वो 5,337 करोड़ रुपए के उसने रेवेन्यू बढ़ा था उसका चौथे क्वार्टर में 11%। अब आप सोचिए 5,337 करोड़ के रेवेन्यू जो आदमी चौथे क्वार्टर में बटोर रहा है, उसको दाम बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? वो इतने मोटे मुनाफे ऑलरेडी कमा रहा है और दाम बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? और जब वो दाम बढ़ा रहा है तो किसी भी तरह से कहीं से कोई रेगुलेटर, कोई ट्राई, कोई भारत सरकार, कहीं कोई तो पूछता कि भैया ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है जो देश भर के लोगों को आप लूट रहे हो? खुली छूट है क्या? जब आप इतना मुनाफा मोटा मोटा कमा रहे हो तो पैसे क्यों बढ़ा रहे हो भैया? कोई पूछने वाला नहीं, ये पूंजीवाद है। अगर आपने दाम बढ़ा दिया, अगर ऑटो वाले ने 20 रुपये ज़्यादा ले लिए तो चालान हो जाएगा भाई साहब। कैब वाले ने पैसे ज़्यादा ले लिए तो दिक्कत हो जाएगी। परचून वाले ने अगर कुछ ज़्यादा ले लिया तो भी समस्या खड़ी हो सकती है। एमआरपी बनी हुई है, सब बना हुआ है, यहाँ तो एमआरपी ऊपर नीचे करने का ही अधिकार दे दिया आपने। आप सोचिए कि किस तरह से दाम बढ़ा है। लेकिन अभी आगे और बढ़ते हैं, और भी चीज़ें आप देखेंगे। मैं बहुत सारा डाटा जुटाया है। अगर आप इसको नेट प्रॉफिट वाले पार्ट को हटा भी दें तो इनका खर्चा कहाँ बढ़ा? अब भैया स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है दोबारा से। जो लोग 2G घोटाले के नाम पे दुनिया भर का डांस करते थे, कितनी सरकारें गिरा दी, कितने मंत्रियों की इस्तीफे हो गए, कितने मंत्री निकाल दिए गए। कांग्रेस पार्टी भी राजा हरिश्चंद्र की नानी बनती थी, जिस पे आरोप लगे उसको हटा दिया, जिस पे आरोप लगे उसको हटा दिया। बहुत हटाते थे, बहुत इस्तीफे लेते थे। अब वो नैतिकता तो गायब ही हो गई है। लेकिन बहरहाल अगर 2G को आप भूल जाओ, घोटाला नहीं हुआ था, ये तो अदालत में साबित हो गया है। लेकिन अब 4G में क्या हो रहा है? इन्हीं कंपनियों को जब ये स्पेक्ट्रम लेने जा रहे हैं तो इन कंपनियों को सस्ते में स्पेक्ट्रम मिल रहा है। 11,340 करोड़ रुपए कुल स्पेक्ट्रम की, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को मिले हैं। कितने? 11,340 करोड़ रुपए। सरकार का मिनिमम बोली कितनी थी? अब अगर मान लीजिए कोई ठेका उठ रहा हो, किसी भी चीज़ की एक न्यूनतम बोली, जब सरकारी बोली होती है, जब लगती है, किसी दारू का ही ठेका उठ रहा हो, अगर किसी ठेके की बोली 20,000 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, तो उससे कम में सरकार देगी क्या? लेकिन इस नीलामी में 96,000 करोड़ रुपए का सरकार का न्यूनतम लक्ष्य था कि इतना रुपया हम लेंगे। 96,000 करोड़ रुपए मिले। कितने? 11,000 करोड़ रुपए। अगर आप मोटा मोटा लगाओ तो ये 10% पैसा भी इनको नहीं मिला है, 15 मिला होगा। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ कि ये सारी मोबाइल कंपनियां आपस में मिली हुई हैं और ये सिंडिकेटिंग है ऑक्शन में भी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब घटनाक्रम इस चुनाव के बीच के और चुनाव के बाद के हैं। और इसको अगर आप सरकार इतनी इस तरफ से आंख बंद कर ले रही है तो कुछ सोच के कर रही होगी। ये सोचने की बात है और ये अपने आप में साफ है, दीवार पे लिखा हुआ है कि भैया जब स्पेक्ट्रम की नीलामी 96,000 करोड़ में करने वाले थे, 11,000 करोड़ में कुल हो रही है, सरकार को ऑक्शन कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब कहाँ है वो विनोद राय CAG या दूसरे CAG? वो सवाल उठाएं कि भैया ये क्या कहानी है? आपने न्यूनतम जो आपकी बोली थी उससे नीचे में कैसे दे दिया, और थोड़ा बहुत जो 5% नीचे नहीं है। ये देखिए 12% इनको मिला है। जो टारगेटेड रेवेन्यू था उसका 12% सरकार को मिला है। यानी आपके ऊपर बढ़ा दिया टैरिफ, मोटा पैसा आपसे ले लिया। ऑलरेडी बहुत मोटा मुनाफा कमा भी रहे थे और जो नया 5G का स्पेक्ट्रम खरीदा है वो 100 रुपये का माल 12 रुपये में मिल गया इनको। इसको आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ शौक़ के लिए लोग नहीं करते हैं। मोबाइल फ़ोन इस देश के गरीब आदमी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अब तो हर चीज़ को मोबाइल से जोड़ दिया गया है। मोबाइल को आपकी मजबूरी बना दिया गया है। सरकार कहती है कि भुगतान अब तो डिजिटल करेंसी आने वाली है, कब खोपड़ी में पटक देंगे 8 बजे मित्रों बोल के समझ में नहीं आएगा आपको। अचानक कल से कागज़ के रुपए बंद, और आपको जो भी भुगतान करना होगा इसी मोबाइल से करना पड़ेगा।
यानी मोबाइल इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी। हर चीज़ में OTP आने लग गया है, तो उसके लिए भी आपको मोबाइल चाहिए। यानी मोबाइल तो आपको लेना ही पड़ेगा, मोबाइल के बगैर आप जी नहीं सकते। अब आपकी ज़िंदगी में 25% कॉस्ट बढ़ गई मोबाइल की। मान लिया कि कोई बात नहीं, आप मिडिल क्लास हैं, आप कहीं से अपना कटौती करके निकाल लेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं, महंगाई भत्ता तो 3% बढ़ेगा, ये महंगाई 25% बढ़ रही है। आपका महंगाई भत्ता 3%, 4% से ज़्यादा कहाँ बढ़ता है। अब आप उस आदमी के बारे में सोचिए कि आपने तो खींच लिया, जिस आदमी को तनख्वाह ही 12,000 मिलती है, 8,000 मिलती है। उस 8,000 12,000 के तनख्वाह वाले आदमी के घर में अगर मान लीजिए 3 लोगों के मोबाइल फ़ोन हैं, गिरा से गिरा वो 300 रुपये महीने भी अगर खर्च कर रहा है तो 900 हुए, और 900 रुपये का आप लगा लीजिए कि 25% कितना हुआ, 200 से 250 रुपये उसका सीधे खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार को इससे क्या, चुनाव में जो पैसा पानी की तरह बहा है, भले ही वो टेम्पो में भर के नहीं भेजा गया हो, लेकिन पैसा तो खर्च हुआ है ना, वो किसी न किसी उद्योगपति से आया होगा। तो अब टेलीकॉम की कहानी आपके सामने आ रही है। ये बाकायदा एक रिसर्च आया है, और इकोनॉमिक टाइम्स का जो टेलीकॉम सेक्शन है उसमें ये छपा है। ये कहता है कि जो टेलीकॉम टैरिफ का एकदम से स्टीप हाइक हुई है, इसके कारण स्मार्टफोन का मार्केट घट जाएगा। लोग स्मार्टफोन की तरफ जो जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि डाटा बहुत महंगा होने वाला है। अब आप सोचिए, पूरा का पूरा स्मार्टफोन मार्केट जो है वो इससे प्रभावित होने वाला है, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन सच क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सच ये है कि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्मार्टफोन का मार्केट महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। आप सोचिए, उनको स्पेक्ट्रम सस्ता मिला है। स्पेक्ट्रम क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एक मॉल है, पूरे शहर में एक ही मॉल है और वहीं से सामान मिलेगा। समझ रहे हैं आप? उस मॉल में 4 दुकानें, सिर्फ 4 दुकानें। जिसको भी पूरे शहर में सामान चाहिए, शहर तो छोटा होता है, यहाँ तो रीजन की बात वो पूरे होती है, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, दिल्ली NCR, ऐसे करके रीजन बने हुए हैं। उनमें 4 ही दुकानें हैं, और उन 4 दुकानों से ही सारे शहर के लोगों को सामान खरीदना पड़ेगा। और सामान बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप उसके बगैर जी नहीं सकते। कि सरकार ने आपको इतना बांध दिया है कि आपका उसके बगैर काम नहीं चलेगा। UPI से पेमेंट करनी है, ये करना, वो करना, ज़रूरी सामान है। अब उन 4 दुकानों में कौन दुकान खोलेगा, इस बात के लिए ऑक्शन होता है। मोटी मोटी बोली लगती है, क्योंकि आपके पास पूरे ईस्टर्न यूपी के लोग आप ही के पास खरीदे करने आएंगे, वेस्टर्न यूपी के लोग आएंगे, वेस्ट जोन के लोग आएंगे, तो मोटी मोटी बोली होती है। अब क्या हुआ, 4 आदमियों ने मिलकर सेटिंग कर ली कि भैया आप आ जाओ, और 4 लोग हम लोग लगाएंगे, हम ज़्यादा बोली लगाएंगे ही नहीं। और सस्ते में उनको दुकानें मिल गई, दुकान उनको सस्ते में मिल गई। आप सोचिए, पहले ही वो मोटा मुनाफा कमा रहे थे, और ऊपर से उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए। यानी जो मोनोपोली है सिंडिकेटिंग के कारण, उसका शिकार भारत का नागरिक हुआ है। किसी के मुंह से आवाज़ निकली क्या, किसी भी नेता के मुंह से कोई बोला कि भैया ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें अंबानी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग, सुनील भारती मित्तल इन्वॉल्व हैं। अब आपको इसमें एक और कहानी सुनाता हूँ। अब अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप अपना मोबाइल पोर्ट करना चाहते हो, मान लीजिए जियो ने बढ़ा दिया दाम, अब आप सोचो ठीक है मैं BSNL पे चला जाता हूँ, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाहिर बात है BSNL जैसी सेवा में ही जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो मिले हुए हैं। तो BSNL पे चला जाता हूँ। तो जब आप पोर्ट करने जाएंगे तो पोर्ट करने की व्यवस्था जो पहले लगातार सरल बनाई जा रही थी, उसको अचानक कठिन बना दिया गया है। यानी महंगी सेवा से आप अगर सस्ती सेवा में जाना चाहेंगे तो आपको बड़ी असुविधा होगी। 7-8 दिन का टाइम, नोटिस पीरियड, ये वो बहुत चीज़ें बना दी गई हैं। सीधे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। पहले क्या होता था, आपने लिया, एक SMS किया MNP वाला, वहाँ से वो कोड आ जाता था। वो कोड ले जाके जिस कंपनी का आपको सिम लेना है उसको आप दे दीजिए, वहाँ से वो आपके सिम को उधर स्वैप कर देंगे। उससे उपभोक्ता को भी फ़ायदा होता था कि जब आप किसी पुरानी कंपनी के छोड़ के जा रहे हो तो कंपनी वाला मनाने के लिए 2-4 महीने फ्री दे देता था। या नई कंपनी आपको गिफ्ट दे देती थी, भाई आपको कप का सेट मिल जाएगा या 100 रुपये की छूट मिल जाएगी कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये जो कंपटीशन थोड़ा बहुत था,
उसको भी ख़त्म कर दिया। क्यों किया होगा अब आप सोचिए। अगर एक से दूसरे ऑपरेटर पे जाने में दिक्कत है तो क्यों करेंगे, क्यों, किसको फ़ायदा होगा? उसको फ़ायदा होगा जिसके ज़्यादा कनेक्शन है। अगर एक आदमी के पास 5,000 कनेक्शन है और एक आदमी का 10 कनेक्शन है, तो जो पोर्टेबिलिटी होगी उसमें ज़्यादा नुकसान उसी को तो होगा जिसके पास ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसके पास है? जियो के पास है, एयरटेल के पास है। तो जियो और एयरटेल का ग्राहक बीएसएनएल के पास ना चला जाए तो नियम कठिन बना दो दूसरे के पास जाने का, जो पहले सरल बनाया जा रहा था। जब जियो फ्री में कनेक्शन दे रहा था तो एमएनपी के नियम सरल इतने थे, आप एसएमएस करके उठा के एयरटेल से, वोडाफोन से, आइडिया से, बीएसएनएल से झट से जियो में पोर्ट हो जाओ। अब जियो का पूरे उस पर सिस्टम पे जब एकदम कब्जा हो गया, सबसे बड़ी कंपनी बन गई, अब कहीं और जाओगे तो दिक्कत होगी, ऐसा नियम आ गया। ये सब कुछ इसी चुनाव के बीच में हुआ है, चुनाव के बाद में हुआ है कहें तो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हम एक ईमानदार लीडरशिप के दौर में जी रहे हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सब तरफ बहुत भलाई से फेयर काम हो रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ तो दीवार पे लिखा हुआ है, एक आदमी मोटा मुनाफा कमा रहा है, वो और मोटा मुनाफा कमाएगा और उसको उसकी छूट दी जाएगी। और सिर्फ उसको छूट ही नहीं दी जाएगी, उसको जो माल वो खरीद रहा है, कच्चा माल भी सस्ता मिलेगा, स्पेक्ट्रम वो भी सस्ता मिल रहा है, उसका ग्राहक दूसरी दुकान पे ना चला जाए, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। तो ये एक सेक्टर में। और जिनको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला था, उससे एक छोटा सैंपल सामने आया है। ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स इलेक्टोरल बॉन्ड से दान नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, रिकॉर्ड पे दिखाने के लिए। बाकी कैसे होता है, वो टेम्पो में भी नहीं जाता है, मोदी जी जो कह के भरमा रहे थे। वो सीधे होता है कि भैया आप ये चीज़ स्पॉन्सर कर दो, आप वो चीज़ स्पॉन्सर कर दो, देश में हमारे प्रचार की ये चीज़ स्पॉन्सर कर दो, कोई कह रहा है कि हमारी मीटिंग से स्पॉन्सर कर दो। और उस स्पॉन्सरशिप में पीछे लोगो नहीं लगा होता कि दिस पब्लिक मीटिंग इज़ ब्रॉट टू यू बाय, नहीं लिखा होगा। वो स्पॉन्सर्ड होगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा पार्टी खर्चा कर रही है। बहरहाल देखिए, निचोड़ की बात बताऊँ आपको, इस चुनाव में भी आपने वही देखा और आप आने वाले 100 चुनाव में भी देखने वाले हैं। कोई भी भला आदमी, कोई भी ईमानदार पार्टी, लोग मुझे कई लोग कहते हैं वामपंथी हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, नहीं हो भैया। लेकिन एक ईमानदारी की बात तो मैं बोलूँगा ना कि एक पार्टी अगर किसी कॉरपोरेट से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेती है, उसकी दुर्गति हुई जा रही है। वो पार्टी है CPIM, क्योंकि वो उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेते हैं। वो पार्टी है CPI, वो है CPIML। तो वो लोग पार्टियों चंदे नहीं लेते उद्योगपतियों से। और इस देश के चुनाव को ऐसा बना दिया गया है कि बगैर पैसे के तो आप हिल भी नहीं सकते। तो जब पैसे से ही चुनाव होना है तो इस देश में फिर वो ही नीतियाँ बनेंगी जो पैसे वाले चाहेंगे। तो हम और आप सिर्फ, हमको लॉलीपॉप दिए जाते हैं तरह तरह के चुनाव के टाइम पे, उसमें हम उलझ जाते हैं। हमको कह दिया जाता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसमें जो है ये बड़े बड़ी पार्टियों वाले जो हैं, इनका कब्जा इस देश पे है। एक पे नहीं जाएगा तो दूसरे पे जाएगा। जैसे जियो पे नहीं जाएगा तो एयरटेल पे जाएगा, ऐसे बीजेपी पे नहीं जाएगा तो कांग्रेस पे चला जाएगा। और इनको फंड करें बड़े बड़े लोग। तो इस देश में आज़ादी कहाँ रही, हम तो गुलाम हो गए। अभी मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से इस देश में नीट के ऊपर था। हमारी और आपके बच्चों की जो सीटें थीं, जो सरकारी कॉलेजेस थे जिनको हम अफोर्ड कर सकते थे, उनको भी अमीरों ने खरीद लिया। तो ये जो दौर है जिस तरफ हम जा रहे हैं, इस दौर में ये समझना पड़ेगा हमको कि हमारी सबकी आज़ादी इन थैलीशाहों की मुट्ठी में है। अगर एयरफोर्स, एयरपोर्ट सारे के सारे किसी एक की शादी के फंक्शन में लग सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस देश में कुछ भी हो सकता है। वीडियो अगर विचार उत्तेजक लगा हो, दूसरे लोगों को भी दिखाएं। नमस्कार, जय हिंद।